ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या कंडीशंस है, कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये सारी चीज़ हमने देखा था। तो हमने बोला था सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, दूसरा सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो कायरल सेंटर में कार्बन भी हो सकता है। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक नाइट्रोजन, दैट इज कायरल नाइट्रोजन। तो एसिमेट्रिक सेंटर के लिए हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 4 ग्रुप्स होंगे ही, इंक्लूडिंग लोन पेयर, और चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो वो एसिमेट्रिक सेंटर होगा। जैसे कि नाइट्रोजन है, एमाइन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल लगा हुआ है, दूसरा अल्काइल लगा हुआ है, तीसरा अल्काइल लगा हुआ है, तीनों डिफरेंट है। एक आर मान लिया, एक आर डैश, एक आर डबल डैश, और एक लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर को मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, 4 ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा। कोई इसमें सिमेट्री भी नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन अगर ये एमाइन एसाइक्लिक है, जैसा कि हमने बताया है एसाइक्लिक एमाइन का मतलब है इसमें रिंग नहीं होगा, ओपन चेन होगा, जैसा कि ये कंपाउंड है। तो अगर एसाइक्लिक एमाइन है तो इसमें एमाइन इन्वर्जन होता है। क्या होता है? एमाइन इन्वर्जन। एमाइन इन्वर्जन को ही हम लोग अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन या अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलते हैं। अम्ब्रेला इन्वर्जन या अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोलते हैं। एमाइन इन्वर्जन बोलो, अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलो, अम्ब्रेला फ्लिपिंग बोलो, एक ही चीज़ है। होता क्या है, जो हमारा ये एमाइन हमने बनाया था आर डैश आर डबल डैश लोन पेयर, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। सबसे पहले जो जैसे ही ये एमाइन तीनों ग्रुप जो है नीचे हैं, तो ये पिरामिडल शेप में है, ट्रायगोनल पिरामिडल, ये इन्वर्ज अपने आप होता है। जैसे कि आप देखे होंगे छाता जब तेज़ हवा चलता है, अम्ब्रेला क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो उसी तरह ये एमाइन जो नीचे से है वो ऊपर चला जाएगा, फ्लिपिंग हो जाएगा। तो फ्लिपिंग होने के लिए एक केस आता है जिसमें ये क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। जैसे ही ऊपर जाने लगेगा एक केस ऐसा आएगा कि दोनों प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, प्लेनर हो जाएगा, आर डबल डैश आर डैश, ठीक है, प्लेनर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब जो ग्रुप नीचे थे वो ग्रुप क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एमाइन इन्वर्जन। तो अगर इसको ग्राफ से देखना चाहो तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एमाइन है, फिर दूसरा एमाइन, दोनों एमाइन जो है सिमिलर है, बस फ्लिपिंग हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, मिरर इमेज है। अगर ये डी होगा तो ये एल होगा, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये प्लस एक्स डिग्री से रोटेट करेगा पीपीएल को, तो ये माइनस एक्स डिग्री से पीपीएल को रोटेट करेगा। तो ये एक एमाइन है, ठीक है ना, ये हमारा एक एमाइन है, और यहाँ पे हमारा एमाइन होगा, दूसरा एमाइन यहाँ पे होगा, दोनों सेम है, इसीलिए दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी और इधर हमने लिया है टाइम, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम। तो अनस्टेबल कौन है, जो ये प्लेनर बन रहा है, जो ये प्लेनर बन रहा है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अम्ब्रेला इन्वर्जन या एमाइन इन्वर्जन का इस तरह से हम लोग ग्राफ से दिखा सकते हैं। अब देखो जो एमाइन इन्वर्जन हो रहा है, इस मॉलिक्यूल का प्लस एक्स, इस मॉलिक्यूल का माइनस एक्स है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसा कि हमने बताया था रेसेमिक मिक्सचर में इक्वल मोल होते हैं दोनों एनेंशियोमर के, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर होता है एनेंशियोमर का। तो एक पॉजिटिव एक्स, दूसरा निगेटिव एक्स, ईच कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो यहाँ पे भी जो एमाइन है, ये आप खुद के लिए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि ये अपने आप रूम टेम्परेचर पे इसका इन्वर्जन होता है। एट रूम टेम्परेचर
ये इन्वर्जन अपने आप होते रहता है, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेपरेट कर लिए ये बचा, ये फिर से इन्वर्ट होके वो बनाएगा, ये ऑटोमेटिकली इन्वर्जन होते रहता है। जैसे कि टॉटोमेरिज्म में हमने पढ़ा था कीटो और इनोल आपस में अपने आप चेंज होते रहते हैं, इसी तरह ये भी अपने आप इन्वर्ट होते रहते हैं, दोनों सेपरेबल नहीं है, दोनों को हम लोग अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, और दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसीलिए नेट जो रोटेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें ज़ीरो आ जाएगी, इसीलिए ये एमाइन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें एसिमेट्रिक सेंटर है और क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ईच मॉलिक्यूल होता भी है, लेकिन ड्यू टू एमाइन इन्वर्जन ये मिक्सचर जो है, एमाइन जो है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर साइक्लिक होगा यही कंपाउंड, जैसे कि एक साइक्लिक बना लेते हैं हम लोग एमाइंस, ये नाइट्रोजन है, ये हमने एमाइंस बना लिया, ये साइक्लिक एमाइंस, ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे एक मिथाइल ले लेते हैं, साइक्लिक के लिए डिफरेंट करने के लिए अलग कर देते हैं, कायरल सेंटर है, और इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। साइक्लिक कंपाउंड में इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए साइक्लिक कंपाउंड में अल्फ़ा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, लेकिन ए साइक्लिक में जीरो हो जाएगी ड्यू टू एमाइन इन्वर्जन। तो ये हमने एमाइन इन्वर्जन देखा। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो या रिंग हो या दोनों हो, तो उस केस में कब हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा और कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो जैसा कि हमने 11th में देखा था, अगर हमारे पास कंटिन्यूस डबल बॉन्ड या रिंग या दोनों हो जाए, तो उस केस में हमने बोला था डबल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर डबल बॉन्ड्स या रिंग या दोनों के जो कंटिन्यूस अगर ये ऑड होता है तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और इवन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हमने डिस्कस किया था, अभी दोबारा ऑप्टिकल के केस में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ देखना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स या रिंग्स या दोनों को भी एक साथ कंसीडर कर लें, ये अगर हमारे पास क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सारे क्या रहेंगे, इवन होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कंटिन्यूस है और ये इवन है, और अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो ये जियोमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक जो डबल बॉन्ड है, देखो ये पी एक्स मान लो सिग्मा बनाया, पी वाई क्या बनाएगा, पाई, फिर पी जेड बनाएगा, क्या बनाएगा, पी जेड इसका नेक्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो नेक्स्ट कार्बन वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर होने के कारण इसमें सिमेट्री नहीं होती है, और सिमेट्री नहीं होती है इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ये ऑड लेंगे तो फिर इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसके और इसके पैरेलल हो जाएगा, फिर उसके इसमें सिमेट्री आ जाएगी, और सिमेट्री आने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑड केस में शो नहीं करेगा। जैसे कि ये है सी डबल बॉन्ड सी दो हुआ इवन, एक ऑड, तो ये ए बी सी डी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता था, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जस्ट उल्टा है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल में जस्ट अपोजिट केस है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अगर हमारे पास बाइफिनाइल है, मतलब दो बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हुए हैं और ऑर्थो पोजीशन पे जो है ग्रुप है, चारों ऑर्थो पोजीशन पे सारे पे ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन के कारण इसमें सिमेट्री ख़त्म हो जाती है, और सिमेट्री नहीं होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक में, इन केस ऑफ ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स।
तो जैसे बाइफिनाइल्स का मतलब है 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ेंगे, तो इसे बोलते हैं बाइफिनाइल। ऑर्थो पोजीशन क्या होता है? सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो उसमें स्टेरिक रिपल्सन के कारण, जैसे ये BCD 4 ग्रुप लगा दिए, तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये जो हमें सिमेट्री दिख रहा है, जैसे मान लो सेम भी ग्रुप है, चलो अभी डिफरेंट ही रखते, जो ये हमें सिमेट्री दिख रहा है वो सिमेट्री नहीं होता है। ये दोनों रिंग जो है आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर होने के कारण रूम टेम्परेचर पे स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जैसे एक रिंग ये है, मैं परपेंडिकुलर दिखाने के लिए बता रहा हूँ, दूसरा रिंग ऐसा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कोई भी कंपाउंड कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितने ऑप्टिकल आइसोमर कोई कंपाउंड बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है कायरल सेंटर पे। अगर सारे कायरल सेंटर डिफरेंट हो, इफ़ कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन जो है, कायरल सेंटर्स आर डिफरेंट, अगर सारे कायरल सेंटर डिफरेंट हो और नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है, सेंटर्स को अगर हम लोग n मान लें, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ये होता है 2 का पावर n। जैसे एग्जांपल से देखो, एक कायरल सेंटर लेते हैं CH3 C2H5 HCl, कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 का पावर n की वैल्यू 1 2। कौन कौन से बनेंगे? इसका एनेंशियोमर, डायस्टियोमर तो बनेगा ही नहीं क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है। इसका एनेंशियोमर बनेगा CH3 C2H5, इधर Cl इधर H, तो एक ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं। 2 कायरल सेंटर ले लेते हैं, 1 2 CH3 HCl OH Cl OH, एक तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। अब 2 कायरल सेंटर है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? 2 का पावर n होता है, तो n की वैल्यू 2 कायरल सेंटर है, 2 का पावर 2 4। अब देखो कैसे बनेंगे, एक तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा CH3 HCl Cl OH OH, दूसरा किसी एक को चेंज कर दो तो डायस्टीरियोमर बनेगा, फिर उसका मिरर इमेज, तो CH3 H, इसको चेंज कर देते हैं OH Cl Cl OH, इसका मिरर इमेज CH3 H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो इसे कितने बन गए? 4। इसका नाम मान लो 1 2 3 4, 4 बन गए। अब 1 2 और 3 4 आपस में एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर पेयर्स, 2 पेयर बनेंगे। कौन से? 1 and 2 और इसके बाद 3 and 4। और डायस्टीरियोमर पेयर कितने बनेंगे? देखो, डायस्टीरियोमर पेयर्स, डायस्टीरियोमर कौन है? 1 और 2 मिरर इमेज नहीं है, 1 और 3 मिरर इमेज नहीं, 1 2 तो है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, 4 पेयर बनेंगे, 1 and 3, इसके बाद 1 and 4, इसके बाद 2 and 3 भी नहीं था आपस में, और 2 and 4, तो 4 डायस्टीरियोमर पेयर बनेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर बोलोगे तो कितने बनेंगे? 4, 2 का पावर n। तो ये तो तब होगा जब दोनों कायरल सेंटर सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। इसके साथ देखो Cl OH CH3 Cl H OH। अगर कायरल सेंटर सेम हो जाए, इफ़ कायरल सेंटर्स आर सेम, कायरल सेंटर्स आर सेम, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब इसका फॉर्मूला होता है
2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1 ऑप्टिकल आइसोमर। वैसे इसको चेंज करके भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं ऑड और इवन के केस में, क्योंकि p की वैल्यू ऑड इवन से निकाला जाता है। तो इस केस में मैं ऑड इवन करके ही बता देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1 जो लिखा था मैं n/2-1 कर देता हूँ। नया नंबर, नया वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। p n/2-1, p जो है n/2 ही होता है इवन के केस में। ये तब जब n जो है इवन होगा। अगर n इवन होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n/2-1। कब, जब कायरल सेंटर सेम होगा। और जब ऑड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 का पावर n-1। कब, जब n की वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अब एग्जांपल से बताता हूँ मैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, 2 इसमें कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर दूसरा कायरल सेंटर, सेम कायरल सेंटर लेना, CH3 CH3 H H Cl Cl, दोनों कायरल सेंटर सेम है। ठीक है, तो अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है वैसे। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग मेजो बोले थे, याद होगा आपको। इंटरनल कंपेंसेशन के कारण इसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है। अब इसका डायस्टीरियोमर हम लोग बना सकते हैं, CH3 किसी एक को चेंज कर दें, Cl H HCl। अब ये मिरर इमेज शो करेगा, एनेंशियोमर बनाएगा। तो CH3 HCl H, तो टोटल इसमें कितने बन गए ऑप्टिकल आइसोमर। अगर चेक करो 2 है, तो 2 क्या है, इवन है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 का पावर 2-1 प्लस 2 का पावर 1-1। तो 2-1 1 हो गया, 1-1 0 हो गया, 2 का पावर 1 2 प्लस 1 3, जिसमें कि ये जो 1 है ये मेजो बनाता है, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है। ये दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कौन से ऑप्टिकल आइसोमर कौन से कंपाउंड कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे। अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में एक नया टर्म भी देखेंगे जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में यूज करते हैं, एपीमर्स एंड एनोमर्स। ये क्या होते हैं, एपीमर्स एंड एनोमर्स। ये भी एक तरह डायस्टीरियोमर्स के ही टाइप्स हैं। एनेंशियोमर में एपीमर एनोमर नहीं, डायस्टीरियोमर में ही हम लोग बोलते हैं एपीमर और एनोमर। ठीक है, अगर 2 डायस्ट्रियोमर में, डायस्ट्रियोमर कब बनेगा, जब एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होगा। 2 डायस्ट्रियोमर में अगर किसी भी डायस्ट्रियोमर का कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है तो वो एपीमर होगा, और अगर फर्स्ट का चेंज हो रहा है तो एनोमर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 कायरल सेंटर वाला। 3 कायरल सेंटर हम लोग ले रहे हैं, इसमें CH3 ले लेते हैं, इधर C2H5 ले लेते हैं, HOH HCl HBr, 3 कायरल सेंटर है। अब एक डायस्ट्रियोमर इसका बनाता हूँ मैं, 3 ही बनाता हूँ, इसके तीनों डिफरेंट है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर तो 8 बनेंगे, 2 का पावर 3, क्योंकि 3 कायरल सेंटर है। 3 कायरल सेंटर है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट कायरल सेंटर सेकंड पे है, CH3 C2H5 H, इसको OH कर लेते हैं, फर्स्ट को चेंज कर देते हैं, H यहाँ पे बाकी सेम रखते हैं। तो अगर फर्स्ट कायरल कार्बन चेंज हो जाए तब इसे बोलते हैं एनोमर। ये दोनों क्या होंगे, एनोमर। ठीक है, और अगर किसी भी कार्बन को चेंज कर दें, एनोमर, ये एनोमर तो होगा ही होगा, एनोमर बोलेंगे। एपीमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एपीमर में किसी भी कार्बन को चेंज कर सकते हैं, और इसे हम लोग डायस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं। तो ये एनोमर तो है, एपीमर भी बोलेंगे, क्योंकि एनोमर में फर्स्ट कार्बन पे चेंज होना चाहिए। तो फर्स्ट का कन्फिग्रेशन देखो चेंज हो रहा है, सेकेंड और थर्ड सेम है, तो अगर फर्स्ट का चेंज होगा तो एनोमर, और किसी भी कार्बन का चेंज होगा तो एपीमर। मतलब फर्स्ट का चेंज हो रहा है इसलिए एपीमर, एनोमर और डायस्टीरियोमर, ये तीनों होगा, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी कार्बन का चेंज कर दें, जैसे कि मान लो ये CH3 है, इधर हमने C2H5 लिया, इस दोनों को सेम रखते हैं, OH
एच, इसको चेंज कर लेते हैं Cl H H Br। अब जो ये दोनों कंपाउंड है इसमें सेकंड कायरल सेंटर चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेकंड कायरल सेंटर, ये और ये चेंज हो रहा है, सेकंड कायरल सेंटर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये एनोमर नहीं होगा। एनोमर तब होगा जब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कायरल सेंटर चेंज होगा, सेकंड चेंज हो रहा है इसीलिए एनोमर नहीं होगा, ये एपीमर होगा और डायस्टीरियोमर भी होगा। ठीक है, डायस्टीरियोमर भी होगा, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा चेंज हो जाए, जैसे 2 चेंज हो रहा है, जैसे मान लो 1 2 3 CH3 है, CH3 है, अब इसमें से देख रहे हैं, जैसे इसको भी चेंज कर दिया HOH, इसको भी चेंज कर दिए HCl, और इसको चेंज नहीं किए BRH। अगर तीनों को चेंज कर देंगे फिर तो ये हो जाएगा एनेंसियोमर, फिर डायस्टियोमर नहीं होगा। इसमें 2 चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। 1 मिनट, HCl, इसको चेंज नहीं करना था, हमने कर ही दिया, इसको चेंज नहीं करना है, ये H और ये Br। ठीक है, 2 चेंज हो रहा है इसीलिए इस दोनों को सिर्फ और सिर्फ डायस्टीरियोमर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सारे डायस्टीरियोमर एनोमर एपीमर नहीं होते हैं, लेकिन सारे एनोमर एपीमर डायस्टीरियोमर होंगे। सारे एनोमर एपीमर होंगे लेकिन सारे एपीमर एनोमर नहीं होंगे। एनोमर क्या होगा, अगर सिर्फ फर्स्ट कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज होगा। एपीमर क्या होगा, किसी भी कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज होगा। और डायस्टीरियोमर में एक का भी चेंज हो सकता है और एक से ज़्यादा का भी कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है।